आजकल जो मुल्की हालात जिस डगर पे चल रहे हैं, हमें दुआ मांगनी चाहिए कि हमारा मुल्क का ये निज़ाम किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। हमारे तमाम दोस्तों ने अपनी अपनी तलवारें उठा ली हैं। इस मार्के में कौम किसी साने से दो चार न हो जाए। इसको तेज़ करने में जो असल किरदार है वो इर्द गिर्द के लोगों ने जो बराह रास्त न मुतासर हो रहे हैं न किसी को मुतासर कर सकते हैं, मगर मुल्क के अंदर इस जंग को टू पार्टी सिस्टम के बजाय तीन मुतहारिब ग्रुपों के अंदर तकसीम या मुतशक्ल कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा इस आग पे जो तेल छिड़कने वाले हैं वो रिटायर्ड जनरल हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, बच्चों को बड़ी बड़ी नौकरियां दिला चुके हैं, उनके असासों का हिसाब कोई मांग नहीं सकता। तो शुरू में पाकिस्तान के साथ पहले तो ये रिटायर्ड जनरल एक एक पार्टी बनाते रहे हैं, यानी 4 मार्शल लॉ लगाने के बाद भी जी नहीं भरा तो फिर उन सब ने एक एक आदमी ने एक एक जनरल ने एक एक पार्टी बना ली। असलम बेग साहब की भी अपनी पार्टी थी, अब्दुल्ला नियाज़ी साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, हमीद गुल साहब की अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, और इसके बाद और भी बहुत सारे जनरलों ने जो है मार्शल थे उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई। तो कामयाबी तो सिर्फ मार्शल लॉ को इक़्तिदार हासिल करने में हुई। जब तक बंदूक होती है तो अख्तियार भी उन्हीं के पास होता है। जब ये जनरल आए, पार्टियां बनाई, तो चंद सालों के अंदर वो पार्टियां सफ़े हस्ती से मिट गई। अगर उन जनरलों की जायदादों को देखा जाए तो उनको उनके बच्चों के अंदर लड़ाइयाँ हुई, और अक्सर के वो जो बच्चे हैं वो अपनी उस मिल्कियत के लिए
और किस्म की जंगों में चले गए। अब ये सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया है। आप रात को चैनल खोले तो सारे रिटायर्ड जर्नैल किसी रात वो साइंसदान बनने बैठे होते हैं, किसी दिन वो महरे तलीम बनने बैठे होते हैं, किसी वक्त वो उस मुल्क की सियासत को हल कर रहे होते हैं, मसाइल को कभी मसाइल पैदा कर रहे होते हैं। उनमें से अक्सर को मैं जानता हूँ, और बल्कि जहाँ से वो शुरू हुए हैं मैं उनको जानता हूँ। एक बूढ़े से जनरल आते हैं, लगता है कि वो कायद आज़म के भी शायद बाबा है, कायद आज़म थे, आपने भी शक्ल देखी होगी, जनरल शुएब, अमजद शुएब। ये अभी मेजर थे लाहौर में, और मैं उस वक्त वफाकी वज़ीर था। मैं उनके 8 जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो वज़ीर थे, उनके साथ में कुलीग था। ये अभी मुल्तान में जनरल थे, मेजर थे। कहाँ मेजर से कहाँ पहुँचे हैं, और उनकी इब्तदा बैकग्राउंड देखें। इस वक्त तो लोग तो कहते हैं आधे मुल्क की ज़रूरी जायदादों पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। जंगल के जंगल, दरिया के दरिया, सिंध में इधर उधर वो कहा जाते हैं उन्होंने वो अपने नाम और या बच्चों के नाम, ख़ानदान के लोगों के नाम सबके वो करा चुके हैं। और रात को उनकी जब आप शक्ल देखेंगे तो वो समझेंगे कि इस जो हमारी अफवाज असाकिर इस्लाम हैं उनके तर्जुमान भी हैं, और हर अहम मौके पे वो मौजूद होते हैं। कहाँ से आते हैं? मैं एक प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे, ज़रा मुझ पर पर्सनल बात की। मैंने कहा जो जनरल शुएब साहब, आपकी तो मैं अले पे से आपको जानता हूँ, आराम से बात करें। इस तरीके से एक और हैं, वो भी कौन जो रात को आप खोले ना सामने आए बैठे हो, एक वो कोई जनरल अवान साहब है, अवान साहब, हाँ, इजाज़ अवान। वो कहते हैं कि इनको पढ़े लिखों की वाली बात करें। अल्लाह का करम है, जब ये मशरक़ी पाकिस्तान में वहाँ अस्सलाम कर रहे थे हिंदुओं के, वहाँ उठ के साधुओं को गिरफ़्तार हो चुके थे, वहाँ से यहाँ आए। आते ही वो, मैं ज़्यादा बात फिर भी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, एक है वो इत्तेफाक से हमारे घर के आदमी हैं, वो खाबर नईम साहब, अपना लोधी, खाबर नईम लोधी साहब। उन्होंने मैं नहीं बात करना चाहता था, बड़ी उनके घर के साथ बड़ी इज़्ज़त वो मेरी करते हैं। उनके वालिद साहब जो थे, मुझे उन्होंने ख़ुद कहा, जब उनके वालिद साहब को हम वहाँ पे तदफीन कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब फ़ौज में क्लर्क थे, और क्लर्क के बाद वो बाद में उनको कमीशन मिल गया, मेजर हो गए। अच्छा, ये तो वो कह रहे थे। मैं कहता हूँ कि वो तहज्जुद गुजार भी थे, 5 वक्ता नमाजी भी थे, मेजर अशरफ साहब, मैं गवाही दे रहा हूँ। लेकिन वो यानी जो खबर नईम लोधी साहब हैं, ये है 3 भाई हैं, तीनों जर्नल, एक
फौज के क्लर्क से 3 बेटे उनके, वो 2 सर्विंग हैं और मेडिकल कोर में है। कोई किसी, ये नहीं है कि कोई उन्होंने क्या कर लिया है या क्या कर नहीं क्या, मैं इस बात में नहीं पढ़ रहा। मैं कहता हूँ कि रात जो उन्होंने हर चैनल पे कहा जा के कि जी वहाँ साद रफ़ीक की बीवी MPA और ये वरासतों को दे देते हैं, वरासतें बन जाती हैं, फलां MNA फलां MPA, और जावेद हाशमी साहब इज़्ज़त के साथ मेरा नाम लिया, लेकिन उनकी बेटी भी MNA क्यों बन गई। अब इनसे कोई पूछे कि अल्लाह के बंदो, मैं जब कहता हूँ अगर आप तीनों भाई हैं, कोई आके खड़ा होकर इलेक्शन में काउंसलर बन जाए आप में से, मेरे तो मखदूम रशीद के इलाके के हैं ना, काउंसलर बन जाए, कोई और भी जो सारे वहाँ आए बैठे होते हैं TV पे, टाइम उनके पास बेपनाह टाइम है, पैसा बेपनाह है, लूट के खा गए मुल्क को। भाई अपने असासे बता दो कौन को। खबर नईम साहब तो हमारे फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, तो बात करते हुए अपनी मालूमात को तो ठीक करें। मैं कोई किसी और ने नहीं बताया, उन्होंने खुद बताया कि मेरा बाप क्लर्क था। वो फौज के अंदर 3 जनरल निकल आए वरासत के। क्या वहाँ यूनियन है? हमारी आर्मी जो है आपको सलाहियतों की बुनियाद पर बनाया होगा, मैं तो बिलीव करता हूँ, लेकिन आप कोई मेरा बच्चा अगर आ जाए, वो जेलों में भी जाए, मेरी 6 बेटियां हैं, कोई एक भी सरकारी ओहदों पे नहीं है और उन कॉलेजों में पढ़ी हुई हैं, तालीम उस हाईएस्ट लेवल पे ली हुई है जहाँ वज़ीर आज़मों की बेटियों को भी और आपकी बेटियों को भी दाखिला नहीं मिलता मेरिट की वजह से। इतने हाई लेवल पे वो पढ़ी हैं, 6 की 6, और कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। मैंने अपने पल्ले से पैसे दे के उनको पढ़ाया है। जनरल साहब, जनरल लोधी साहब, आप पढ़े हैं मेरी जेब पे, मेरे गांव के जूते गांठने वाले मोची की जेब पे। आपकी अब बेटे भी जो बने हैं, पढ़े हैं, वो पैसा पाकिस्तान का टैक्सों का है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो आपको सहूलतें हैं। आप मेजर अशरफ साहब के बेटे थे तो आपकी तालीम तो मुफ्त थी, आपके पास अदारे भी मुफ्त बने हुए थे आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए तो नहीं है। इसलिए ये बात कर देना आसान है, उसको खोल के देखें। और आपको ये भी अर्ज कर दूं, मैं मेजर साहब ने, वो हमारी मस्जिद की कमेटी के चेयरमैन थे लोधी कॉलोनी में, रात दिन मेरे हर इलेक्शन में मेरे लिए वोट मांगते थे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ उनका और उनकी वजह से आपका भी। लेकिन आपको कोई एक घर तो छोड़ देता आदमी, और ये तो आपका ये विरासत निकाल के ले आए आप। ये आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। एक क्लर्क के अगर 3 जनरल बन सकते हैं तो ये बातें करना इंतहाई नामुनासिब है। और भी आपको बता दूं, आपके वालिद को 2006 में वो मेरे साथ थे, मैं जेल में था, वो जेल में मुझे मिलने जाते थे। यहाँ 2006 में इलेक्शन हो रहा था मखदूम रशीद के इलाके में, थाना बुदला में। वहाँ थानेदार ने आपके वालिद को गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने आपका पता कराया, राब्ता उनका आपसे नहीं हो सका था, मैं जेल में था।
मुझसे रब्ता किया, मेरे पास जेल में मेरे से रब्ता हुआ। मैंने उस थानेदार को कहा कि पता है तुम्हें कि ये मेजर जनरल का बाप है, तुम्हारा तबीयत साफ हो जाएगी। उसने मुझे कहा मखदूम साहब, मुझे उन्होंने गाली दी है, जो मेरी नौकरी निकालनी चाहेंगे निकाल लेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी भी इज़्ज़त है। तो मैंने उसको कहा बात सुनो, वो तो जो आएगा मेजर जनरल साहब, आप आए भी नहीं थे, पता भी नहीं क्या था। मैं पूरा गिरफ्त किया, उन्होंने थाने का घेराव किया और कहा कि रिहा करें मेजर अशरफ को। हम तो इतना अपने वोटर के लिए जंग लड़ते हैं, जेल से बैठ के भी अपने कौम के लिए जंग लड़ते हैं, जेल में बैठ के भी। किसी और का नहीं बता रहा, आपके वालिद का किस्सा बता रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं उनकी बेटी जो है वो भी विरासत में उन्होंने MNA शिप के यहाँ से आ गई। ये बातें आपको मुनासिब नहीं लगती। मैं तो कहता हूँ जनरल हमीद गोल को, मैंने उस वक्त भी कहा था, अब भी कहता हूँ, उनके बेटे ने जो गोल साहब है एक जगह पे कह दिया कि मेरे वालिद ने कहा है कि जावेद हाशमी को हमने पैसे दिए थे, तो मैंने अपना नुमाइंदा भेजा। वो गोल साहब को भी पता है, जो जाके उसने घर में पूछा कि जनरल हमीद गुल साहब आपके बेटे ने ये कहा है, उसने कहा नहीं, इसको गलत फहमी हुई है। जावेद हाशमी किसी का वो फिर मैं उन्होंने खाना किया, मादरत की हमीद गुल ने कि मेरे बेटे ने गलत बात की है। उनका बेटा जिंदा बैठा हुआ है, उसने भी एक पार्टी बनाई हुई है। अब्दुल्ला है या क्या नाम, अब्दुल्ला गुल। चलो, तो अब उनकी जितनी जायदादें हैं, हमीद गुल साहब के वालिद की जायदाद पूछ लें और हमीद गुल के बच्चों और बच्चियों की जायदादें आप निकालें, दिमाग चकरा जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। सबका यही हाल है। आजकल उनको मीडिया मिला हुआ है, उनको वक्त मिलता है। हमारे तो बात भी कहीं नहीं छपती, कोई सुनता भी नहीं है। ये सोशल मीडिया है, जब तक जिंदा है। हाँ, मुझे जेल में भेजेंगे फिर भी मैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे आपको नज़र ना आऊँ। जेल से भी मैं पिछले दौर में जेल से बैठ के तकरीरें करता रहा हूँ बाहर। तो इसलिए आप पूरा मुल्क जो है एक ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहा है, ये बातें न करें। आपके मुबलिग इल्म का भी मुझे मालूम है, हिस्ट्री का जो इल्म है वो भी आप तमाम जो जर्नल सब आके बैठे होते हैं, क्योंकि कब्जा है आपका। बाकी जो है वो एंकर, वहाँ उनको जर्नलों के बच्चे बैठे हुए हैं। आधे के करीब जो एंकर्स हैं वो जर्नलों के बच्चे बैठे हुए हैं। इस तरीके से इसको सिक्योरिटी स्टेट ना बनाए। चैनल खोलें तो सिक्योरिटी के बच्चे, अगर हम अदालतों में जाएं, इलेक्शन लड़ें, ये कोई तरीका नहीं है। ये जंग जो है ये शदीद होती जा रही है। मैं तो इमरान खान को देख रहा था, जब मैं यकीन जानिए एक लम्हे के लिए मैं भूंज का होके रह गया। इमरान खान कह रहा था कि मैं निकाल देता, डिसमिस कर देता DGISI को, मैं कमांडर इन चीफ को डिसमिस कर देता। अब दुनिया को तो पता नहीं, वो इतनी एक्टिंग में कहीं एक्टरों की देखी नहीं है पहली दफ़ा। तीसरा बहुत बड़ा एक्टर, कल मैं तो हैरान हो गया। मैंने उनकी फैमिली के बंदों को भी कहा है, यार मैंने कहा इतना बड़ा एक्टर, क्योंकि मैं दूसरा पहलू सुनता रहता था। ये इसने हमारी पार्टी को बिठा के कहा था, यही ISI का जो ज़हीरुल इस्लाम है, इन सब का कहा कि उन्होंने कहा कि ये मामलात हम संभालेंगे, आप बस जो हम कहते हैं करते जाओ।
हमसे दूसरा पूछते थे कि अगला स्टेप क्या है, वो कहता था मुझे नहीं, बस चलते जाओ। इमरान खान की गाइडेंस करने काला वाला यही ISI का उंगली खड़ी करने वाला ज़हीरुल इस्लाम था। हमें वो बता रहा था और टीवी पे कह रहा था, मैं उसको डिसमिस कर देता। हैरान हो रहा हूँ, उसके उंगली के इशारे पे चल रहा था। कमांडर इन चीफ की बात कर रहा है। भाई राहील तो पहले उसने, ये सब लोग चल रहे थे, लेकिन राहील ने जब देखा कि मैं नहीं ये कर सकूंगा, बल्कि उसको ज़रूरत भी शायद न थी, तो उसने जवाब दे दिया ज़हीरुल इस्लाम को कि अभी हम वो नहीं करेंगे। मार्शल लॉ लगाने का तो ज़हीरुल इस्लाम ने कह दिया था, ये पैगाम लेके गए थे नवाज शरीफ सबको देने के लिए कि हमारी मजबूरी है, हम मार्शल लॉ लगाएंगे। और राहील जो है लेफ्टिनेंट जनरल, सबसे ज़्यादा असासों वाला, अल्लाह ताला उसका वो लगता था 12 सिंगा है, 12 सिंगा, वो यूँ यूँ चलता था। जनरल राहील शरीफ यूँ चलता था। अब वो उसके एहसास से जो है वो 12 सिंगों के ऊपर तकसीम भी करे तो फिर भी वो कई जगह नहीं है बचेगी जहाँ उनको दर्ज कर सके। 12 सिंगे के सर पे वो क्यों माशाअल्लाह लगाता? वो तो अपने वक्त के मुताबिक उससे आगे चलना था। ये ज़हीरुल इस्लाम ये बड़ी जल्दी में था, उसने इसको लड़ाई करा दी राहील की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की। मैं देखो मेरा हालात ये है कि मैं इमरान खान की उसकी मुंह से की बातें कह रहा हूँ, मेरे सामने ये हो रहा था। वो कह रहा था ये जज सारे के सारे खुद असेंबली भी तोड़ेंगे, ये सारे मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से लेके तक सबको उन्होंने पहले कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था कि आपके ज़रिए कुछ अर्सा हुकूमत हम चलवाएंगे। ये बातें इमरान ने बताई। आज वो अगर मेरी बात गलत है तो मुझे कोई तो कमीशन बुलाए, कोई अदालत तो बुलाए। ये तो और बातें आप सुनते रहेंगे। मैंने इस तमाम जो एक नक्शा उन्होंने बनाया था उसके ऊपर मैंने स्याही मल दी। उस नक्शे के ऊपर मैंने अज़्म के साथ, हौसले के साथ इनकी उस साजिश को नाकाम बनाया। मैं किसी का जासूस नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने 6 साल तक मुझसे बात ही नहीं की। वो तो शायद इस बात से वो अपने हिसाब से देखते थे कि अगर हम मुझसे मिल भी लिया, बात भी कर ली, हाल भी पूछ लिया, तो हम तो शायद हमारे मुल्क हम चला रहे हैं, हमें हटा न दें, नाराज न हो जाएं। मैंने 40 आदमियों को पूरे का पूरा ये बताया। राना तनवीर को बताया, आबिद शेर अली को बताया, साद रफ़ीक को बताया, सईद मेहदी को बताया, सरताज अजीज़ को बताया। सबको कहा कि तुम्हारा हाल कुछ नहीं है। बजीज़ तैर था, उसको बताया। 15-20 आदमियों को बताया कि तुम्हारा साथ ये हो रहा है। कुछ आके बताते होंगे मियाँ साहब को। मियाँ साहब ने तो ये समझा कि अगर ये इतना, मैं उस वक्त 440 वोट का धचका लगता था, मेरे से बात भी कोई नहीं करता था। देखिए ना मैं ज़िंदगी में कैसे मैं गुजारा कर रहा था। ये शेख रशीद जो है वो आज सबसे बड़ा जो मोहर मुतल्ली कहते हैं हमारे
पंजाबी सराइकी में मोर मुतल्ली, वो जो सारी बुरी खबरें सुनाता रहता है, वो मोर मुतल्ली जो है शीदा टल्ली, उसने उन हर लीडर के साथ चिमट जाता है। वो मियाँ नवाज शरीफ के कान उसने ऐसे भरे कि वो बात करते थे, हम बैठ के देखते रहते थे, यार ये शीदा टल्ली मेरा अपना बचूंगड़ा, वो बातें क्या। एकदम मुझे पता चला कि मियाँ साहब ने उसको मेरी वजारत सेहत के मामला को देखने के लिए इंस्पेक्टर बना दिया। कभी दुनिया में नहीं होता कि एक वज़ीर के ऊपर दूसरा जाके उसके वजारत को जाके देखे कैसे चल रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब मैं तो हैरान हो गया, मियाँ साहब के कान ऐसे भरे उसने। तो मैंने कहा मैं ये तो एक ही रास्ता है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। फिर मैंने सोचा मैंने अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो सारे लोग कहेंगे कोई गड़बड़ कर रहा था कि शीदा टल्ली के आते ही वजारत छोड़ के भाग गया है। मैंने कहा नहीं, मैं तौहीन बर्दाश्त कर लेता हूँ, इस्तीफ़ा अभी नहीं दूंगा। ये वहाँ इसने तमाम फाइलें निकालो फलामा, मैं बैठा हूँ इसकी वज़ीर वफाकी वज़ीर एक साइड पे, और ये मेन टेबल पे बैठ के सारी फाइलें निकाल रहा है शीदा टल्ली। तो मैंने कहा कि ठीक है होने दे, कोई चीज़ मैंने ख़राबी की होगी तो फिर वो सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे पहला वही आदमी था जिसने मियाँ नवाज शरीफ को, बेगम कुलसूम नवाज साहबा को सबसे ज़्यादा बढ़ के धोखा उसी शख्स ने पहले दिया उन्होंने। मैं तो खड़ा रहा क्योंकि मैं एक नज़रियाती सियासत कर रहा था, वरना मैं उसके ऊपर कोई बैठता, कोई रद्द अमल करता नहीं। वो साथ चला नहीं, हमने साथ छोड़ा नहीं। मुश्किल हालात में मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे, हैं, रहेंगे। तो ये एक बात अजीब सी है कि इमरान खान का आप उस कल मैं तो टीवी पे जब नदीम मलिक से वो बातें कर रहा था मैं तो चकरा गया, और वाक़तन मुझे पहली दफ़ा पता ज़हन में आया ये किसी बहुत बड़ी कुव्वत का, ये फ़ौज का भी कठपुतली नहीं है, ये किसी बड़ी कुव्वतों का ये यहाँ पे उनका करिंदा है, उनका ये टाउट है, मुल्क को नुकसान पहुँचा जाएगा। मेरी बातें जो भी सुनना चाहते हैं सुनो। फ़ौज के जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनसे भी यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो आपके इर्द गिर्द ये जर्नैल बैठे हुए हैं, इनका बाप अगर पकड़ा जाए तो ये अपने बाप को भी नहीं छुड़ा सकते। बुलाते हैं सिविलियन को, जावेद हाशमी को बुलाओ, और जेल में बैठे हुए इनके बाप को मैं रिहा कराता हूँ। सबसे मैं फिर सच्ची बातें क्यों ना करूँ, इनकी असलियतें जानता हूँ। आसिम बाजवा जो है पूरे 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 उनके टब्बर को जानता हूँ, उनके वालिद भी मेरी इज़्ज़त करते थे। तो ये कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, एक एक का नाम लूँगा ना। वो क्या यार, एक एयर मार्शल लतीफ़ है, शायद लतीफ़, अब अंदाज़ा करें उसमें के अंदर वो पूरी की पूरी आधा पाकिस्तान वो खा गया है। वो अभी बनता है केस, फिर रोक लेते हैं। दुबई में उसके प्लाजे, उसके कितनी चीज़ें आ चुकी हैं। ये हमारी जो बाकी तो जो करता हो सब करता होगा, मैं ये की बात कहता हूँ कि हट जाओ पीछे की तरफ। जो मुलव्वस हो जाओ, जो हो गए हो तो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दो। ये लोग समझते नहीं हैं, ये समझते हैं कि ये
जो ये कौम है, भोली कौम है, इनको अकल तो है ही नहीं, अकल के गधे हैं। आप मुझे बताएं कि इन तमाम, इस पूरी कौम ने किसी जनरल को दोबारा, जब बंदूक लेके खड़ा है तो वो तो खड़ा है, कभी दोबारा काउंसलर बनाया है? कभी किसी जनरल को काउंसलर नहीं बनाते। ज़ियाउल हक के वक्त असेंबली में ये सारे के सारे सेनेटर बन के आ गए, सारे जनरल आ गए। अभी तक उधर से दाव लग जाता है, कोई रास्ता निकल जाता है। जो एमएनए 3-4 बने थे, सिवाय जनरल मजीद के, दूसरी तीसरी असेंबली के बाद फारिग हो गए। जो जर्नैलों के बेटे भी हैं, वो बार बार इलेक्शन लड़ते रहते हैं, अभी कुछ बन जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं ना कि कहाँ है हमारे जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे? बराह रास्त सीट से आ नहीं सकते। वसाइल बहुत हैं, वसाइल तो इतने हैं कि कोई आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये 10 दफ़ा एक पाकिस्तान को ख़रीदना चाहें तो 10 दफ़ा ख़रीद सकते हैं, 20 दफ़ा के ख़रीदने के पैसे भी उनके पास हैं। तो ये जो सूरत हाल अब चल रही है, ये ख़त्म करना चाहते हैं सियासतदानों को। जब आप उनको आवाम के सामने खड़ा कर देंगे तो लोग ख़त्म कर देते हैं उनकी सियासत को, वो उनको वोट आउट कर देते हैं। आप कहते हैं बूट आउट करेंगे, तो नहीं कर सकते। न मरियम को कर सकते हैं, न शहबाज शरीफ को कर सकते हैं, न हत्ता के जो जरदारी साहब हैं, मेरे दोस्त ने हमारे दोस्त उनके साथ जाते थे मुज़ाकरात के लिए। जब मियाँ साहब बाहर से आए थे तो ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब, मैं इनको समझता था ये दोनों शरीफ लोग हैं। तो मैंने इनको कहा कि भाई, मैं आसिफ जरदारी के साथ, उसके वालिद के साथ सियासत की है, भुट्टो के साथ सियासत की है, और मैंने नज़ीर भुट्टो के साथ सियासत की है। आसिफ जरदारी जो है वो मेरी तरह गांव के रहने वाला है। उसकी सियासत समझने के लिए पहले पीएचडी कर लो, ये मैंने उस वक्त कह दिया था। ये नहीं था कि मैं कोई आसिफ जरदारी का उनके खिलाफ या हक में क्यों बोलता। मैं सियासतदान की ज़बान में बोला था कि आप 2 बच्चे हैं, जरदारी साहब तो वो खा जाएंगे आपको। तो ये इसलिए सियासतदानों को ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। आपने मुल्क ख़त्म कर लिया बांग्लादेश को अलग करके, तो उन सियासतदानों को ख़त्म कर सके? बल्कि वही सियासतदान जो है, उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा अमीर मुल्क बना दिया है। हम उनके मुकाबले में फ़कीर हो गए हैं। तो इसलिए मैं जनरल साहब से फिर मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, मैं आपके वालिद का ममनून एहसान हूँ, लेकिन ये जो बातें आपके इल्म में है, मैंने सिर्फ वही कही है। मैंने कोई जाके मैंने रिसर्च नहीं की। आपने अपने बाप की डेड बॉडी पे, उनके वहाँ पे खड़े होके मुझे कहा, मस्जिद के अंदर कहा कि मेरा बाप क्लर्क था, उन्होंने हमें इतना पढ़ाया है, 3 मेजर जनरल बन सकते हैं। ये तो बड़ी बायस इज़्ज़त बात है। ये आपके वालिद को भी इस वक्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम तो नहीं इस तरीके की बातें करते। आपको मेरी बेटी के बारे में बात करते हुए सारा ये आपको मेरी विरासत नज़र आ गई। जनरल साहब को खुदा का खौफ करे।
इस तरीके से की सियासत जो आप लेक्चर दे रहे होते हैं, आप तो डिफेंस के या इंटीरियर के वजीर वजीर भी रहे हुए हैं। मैं तो आपको वहाँ तक जानता हूँ जहाँ से आप चले थे। मैं कभी भी मुझे अफसोस हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जर्नैल भी जो है शाम को बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं एक एक के वो असासे और मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल पेश करना शुरू करूँगा। लेकिन भाई मैं अगर इसको, मेरा बेटा है ये जो खावर नईम खावर लोधी है, वो भाई आपकी जो वर्दी है, आपका जो कलफ है, आप वहाँ पे जो इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, इसके पैसे कौन देता है? मैं देता हूँ, पाकिस्तान की कौम देती है, पाकिस्तान के गरीब देते हैं। आपके जहाज़ों के किराए, आपके लिए हाथ पे वेपन कौन देता है? ये पाकिस्तान के अवाम देते हैं। आप उनसे बड़ा होना चाहते हैं? जब कायदे आज़म ने कह दिया है कि आप सर्वेंट हैं, नौकर हैं इस कौम के, तो फिर नौकर बन के दिखाएं, मालिक बन के ना दिखाएं। मुझे मरवाने के लिए वहाँ जाके कायदे आज़म की मज़ार पे 4-5 तोपों के गोले दागे, वो कह रहा है कि आप नौकर हैं, आप सर्वेंट हैं। उड़ा दो उसके मज़ार को। क्यों खड़ा है वो? जाए, हिम्मत है तो। उसकी बहन वो कोई विरासत के लिए लड़ रही थी। मेरी बच्चों से मैं तो तवक्को करता हूँ कि आए, कौम की खिदमत करें। मेरी बेटी चंद साल रही है, जब मैं जेल में था वो भी जेल में गिरफ्तार हो गई थी। आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मादर मिल्लत जो है, उसने हमारी कौम को बताया कि ये जो अयूब खान है ये मुल्क तोड़ रहा है। वहाँ से हमारी आपकी एक तेज़ लड़ाई हो गई, वरना जो मेरी फ़ौज है, मेरी जो फ़ौज है उसमें आप ही हैं। जिसने ये वर्दी पहनी है, मेरा ईमान का हिस्सा है कि इस फ़ौज को मैं सलाम पेश करूं। लेकिन आप इसने इस वक्त वर्दी नहीं पहनी हुई, तो आपको समझा रहा हूं कि ये है विरासत, ये सियासतदानों का ये विरसा होता है। क्या आपका बाप थाने पे पकड़ा बैठा है, बुदले थाने में 2006 में, और एक कमज़ोर सा जवेद आशफी जो जेल में पड़ा है, वहाँ से उस थानेदार को कहता है खबरदार, अगर तुमने हाथ भी लगाया, ये मेरा वर्कर भी है, मेरा सपोर्टर भी है, मेरे लिए काबिल एहतराम भी है। आपके बेटे, आपके वालिद की इज़्ज़त मैंने बचाई, और मेरी इज़्ज़त को आप आवाम के सामने गलत तरीके से रेफरेंस दे के उसका तमाशा लगाना चाहते हैं। अभी जो इदारों से लड़ाई है और ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाबी होगी? देखिए, बात ये है कि जितने भी ये तहरीकें चली हैं, अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैं कहूँगा कि इस किस्म की लड़ाई से ताकतवर जीतते रहे हैं। जिसके हाथ में बंदूक होती है, जीतता वही है। हारता है पाकिस्तान, हारते हैं पाकिस्तान के अवाम।
जिनको समझा जाता है कि वो कोई अक्लमंद नहीं है। मेरे गांव का एक गरीब आदमी जो है, उसको कहना कि उसमें सियासी शऊर नहीं है, नहीं, सिर्फ उसी के अंदर सियासी शऊर है। वो समझता है कि पाकिस्तान का आइन जो है, हमने इसको बचाना है तो हम बचे रहेंगे। वो कभी वोट नहीं देता, वर्दी वाले को वोट नहीं देता। रेफरेंडम सब ने कराए थे, ज़िया-उल हक साहब ने भी कराया था रेफरेंडम। शाम तक कोई आदमी वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ ने भी कराए थे। लोगों ने कहा तुम तो डाकू हो, तुमने हमारा आइन तोड़ा है। लेकिन अदारों ने उसका साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका साथ दिया, अदालतों ने उसका साथ दिया। तो इसलिए पाकिस्तान हारेगा। मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा हम सब जोर लगाएंगे कि पाकिस्तान जीते, और इंशाअल्लाह ये जो लोगों को रियलाइजेशन हो चुकी है, तो इसमें इस मुल्क में आइन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा और वो हारेंगे। जिस दिन बंदूक वाले अपनी कौम से हार गए, वो पाकिस्तान की फतह के दिन होगा। हम अपने दोस्तों को इंडिया के मुकाबले पे, दुश्मनों के मुकाबले पे उनको छोड़ें। ये ईरान से भी लड़ पड़े, या अफ़गानिस्तान से भी लड़ पड़े, हम तो फिर भी दुआ इनके साथ करते हैं। हम अपने बच्चे ज़िबा करा रहे होते हैं, जो फैसला ये कर लें, अमेरिका के साथ मिल के कर लें। हमारी अफवाज पाकिस्तान को अमेरिका के हाथ में बेचा, किसने बेचा? परवेज़ मुशर्रफ का 3 जनरलों ने, या आप टीवी पे उनके देख रहे होते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें पता भी नहीं था कि उसने जैकबाबाद भी दिया हुआ था। आगे पंजगुर नहीं, वो क्या अगला वो जो बंदरगाह है, ग्वादर भी नहीं, उससे भी छोटी तीसरी भी है ना। तो वो तमाम की तमाम परवेज़ मुशर्रफ ने अकेले ने उनको इजाज़त दी हुई थी। अमेरिका के जहाज़ वहीं से उठते थे, ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तानियों को मारते थे, फिर वहीं आके उतर जाते थे। जर्नैलों को पता नहीं था। 3 जर्नैलों ने किताब लिखी। एक जर्नैल इसका अजीज़ है। ये अजीबोगरीब बात है। हमारी फ़ौज जब दिल से अपने कौम को जीतने की दुआ करेगी, हमारी फ़ौज, तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का झंडा भी ऊंचा होगा। उन जो दुश्मन हैं उसके लिए तो हमारी फ़ौज लड़ती है, हमारी दुआएं उनके साथ होती हैं। ख़ास मुसलमानों से भी जाकर लड़ पड़े। बदकिस्मती ये है कि ये काबे के ऊपर भी तोपें चला दे, हम फिर भी इनके लिए दुआ कर रहे होते हैं। ये फ़लस्तीनियों को जाके हमारी फ़ौज मार दे, हमारी दुआएं किसके साथ होती हैं? किसके साथ होती हैं? पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैं तो हमेशा पाक फ़ौज जिंदाबाद कहूँगा। फ़लस्तीनियों को मार दे, फ़लस्तीनियों को किसी को मार दे, हिंदुओं को मार दे, तो उसके अंदर तो हम दिल से भी और भी, लेकिन किसी को ये जाके कैद आज़म के मदार पे भी गोले चला दे, हम भी पाक फ़ौज जिंदाबाद करेंगे। उसके बताए हुए आइन को गोलों से उड़ा दे, उसके बताए हुए रास्ते को बंदूकों से छिल्ली कर दे, हम फिर भी पाक फ़ौज जिंदाबाद कहेंगे। क्यों ना कहें? हमारी तो मजबूरी है। आपका जो इस हवाले से बयानिया था जमहूरियत के हवाले से, अब मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत जो है उस बयानिए पे आ गई है, तो आपने समझे कि ताख़ीर की है या भी ये टाइमिंग ठीक है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत देर की है, बहुत देर की है। जिस दिन मैंने वहाँ ऐलान कर दिया था
खुला आम बता दिया था कि ये कहते वो जर्नैलों को भी अपनी पार्टी के अंदर गंदा कर रहा था इमरान खान। ये कहा कि ये अब हमें ये समझा रहे हैं, ये उन जर्नैलों को भी बेचारों को ये हाथ करके ख़राब कर रहा था। भाई वो मैंने जब बता दिया कि ये जो क्लू है वो सुप्रीम कोर्ट का, हमारे कमांडर इन चीफ और दूसरे कमांडरों का, और हमारी जो मौलाना कादरी साहब का, ताहिरुल कादरी साहब और इमरान साहब का, ये बिल्कुल मिल के खड़े थे। ये तो सतूज था, इमरान खान सतूज था। मैंने इसको कहा एक दफ़ा कि देखें आप उनका कठपुतली बन रहे हैं, इक़्तिदार मिलेगा तो आपके पास तो कुछ नहीं होगा। उसने जो मुझे एक बात की थी, बड़ी डरा देने वाली बात थी, डरा देने वाली। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया। उसने कहा जब मैं आऊँगा फिर मेरे साथ बात करेंगे तो मैं इनका हशर कर दूँगा। ये बातें जो उन्होंने टीवी पे नदीर मालिक को कही हैं, ये मुझे पहले सबके सामने पार्टी के अंदर इस शख्स को कहा, ये फरदौस जो है जिसने इस्तीफ़ा दिया है नकवी, इसने वहाँ से ये बात कर रहा था कराची से, इस पे नहीं फ़ोन नहीं, वो वीडियो टाइप नहीं होती क्या, वीडियो लिंक हमारा बना हुआ था। उसने कहा इमरान खान साहब इन्होंने 4 दफ़ा पहले हमें धोखा दिया है, उसने कहा था। आज वो है, मुझे कह दे मैं झूठा हूँ तो मैं झूठा सही। फिरदौस नकवी ने कहा कि 4 दफ़ा इन्होंने हमें झूठा किया है, हम जलीलो ख्वार हुए हैं। ये फिर आप कहते हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, हम मुंह भी नहीं दिखा सकेंगे। इमरान खान ने कहा फिर मैं नहीं पढ़ लूँगा, आप देखें तो देखें तो सही, देखेंगे तो सही। मुझे कहा देखेंगे तो सही। ये जो कल परसों बातें की हैं हमें वो बता चुका है। कारगिल वाली बात जो है सर, इस पर तो रोशनी डालेंगे। ये तो वही बयानिया है जो नवाज शरीफ का था कि कारगिल पे अगर वो मुझसे पूछे बगैर जाता तो मैं उसके साथ हटा देता। देखिए ना, जो नवाज शरीफ का एक कमज़ोरी है जिसकी वजह से उसने ये नवाज शरीफ, मैं समझता हूँ, इस जगह पे खड़ा किया है। मियाँ साहब, ये मेरी आंखों के सामने का वाक़या है। जब अमेरिका से वापस आए तो वहाँ एयर मार्शल नूर खान एयरपोर्ट की तरफ जो VVIP लॉन्ज है, तो नवाज शरीफ साहब उतरे तो इसने परवेज़ मुशर्रफ ने आगे बढ़ के कहा कि मियाँ साहब आपने पाकिस्तान की इज़्ज़त रख ली है, आपने पाकिस्तान फ़ौज को बचा लिया है। और इसने डांस किया, लड़कों की तरह डांस किया कि नवाज शरीफ साहब आपने, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान की फ़ौज को बचा लिया। ये आपका जो सवाल है, मैं वो बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ हमेशा फ़ौज के जो लीडरशिप के जो गुनाह थे उनको कवरेज पर प्रोवाइड करते रहे, खुद चुप कर गए, खुद अपनी वज़ारत उज़्मा भी गवा दी। चंद दिनों के बाद उन्होंने तो नवाज शरीफ को कहा उठा के फेंक दिया। लेकिन नवाज शरीफ ने क्यों बचाया? हम जो जज्बाती लोग थे हम यही बात कहते थे उनको। अब भी नवाज शरीफ ने बचाया। जब मैंने कह दिया है, इमरान खान के साथ बैठ के कह दिया है, तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि उनको कहते कि ये बात अगर इमरान खान कह रहा है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है। नवाज शरीफ ने फिर उनको बचाया।
वो फ़ौज की क़यादत को हमेशा बचाता रहा है। उसका वो जो पहलू है वो खुल के आ ही नहीं रहा। वो कहते हैं दुश्मन है। वो हर दफ़ा ये उसकी जो मेहनत करता था, कोशिश करता था, अचीवमेंट्स लेके आता था, ये उसको हटा के उसके खिलाफ ही तकरीर करते थे। अफसोसनाक पहलू है, अंदोनाक पहलू है हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो करता धरता बने बैठे थे। बाद में तो वो चीज़ें निकल आती हैं ना, तारीख ऐसे तो नहीं है। मुझे आप बताएं, ये कितने जनरल मारे गए इन जंगों के अंदर? ये कारगिल हो या हमारी अफ़गानिस्तान के साथ हो, सियाचिन हो, कोई जर्नल मरे? वो मरना तो होता है। जो बेचारे शरीफ जर्नल हैं, परसों भी कराची के अंदर वो अपनी गाड़ी पे बैठा उस्मानी जनरल उस्मानी मर गया है। बंदे तो मरते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई, मैं ये नहीं कहता कि ये अल्लाह करे ये बचे रहे, इनकी ज़िंदगियाँ ये बाद में भी 30-30 साल तक ज़िंदा रहते हैं, रिटायर होने के बाद भी। 99% जो जर्नल होते हैं पाकिस्तान के वो ज़िंदा रहते हैं। अल्लाह ताला उनको और हयाती दे। मुझसे जो 10-15 साल बड़े हैं वो भी सियासत करते हैं और कहते हैं जी जवेद हाशमी बस करो, जी जवेद हाशमी साहब बस करो, सियासत छोड़ दो। और भाई मुझे बताओ, इमरान खान मुझसे कितना छोटा है? 1 साल। शेख रशीद तो मेरा हम उम्र है। इकट्ठे मेरा नवाज शरीफ भी हम उम्र है, 4 महीने मुझसे छोटा है। सारे मेरी उम्र के हैं। मुझे तो कोई आके तमगाए खिदमत और जुरत पहना देता कि मैं आधा रह गया हूँ। मैं एक मारा हुआ हूँ स्ट्रोक का। इसके बावजूद मैं अपने मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही देखा था कि मुसलमान का जिसने झंडा उठाया होता था और अगर उसका वो बाजू कट जाता था तो वो फिर झंडे को दूसरे हाथ पे उठवा लेता था। दूसरा हाथ कट जाता था तो सीने को गर्दन के साथ लगा के वो झंडा खड़ा रखता था। पहले सर कटता था तो फिर झंडा किसी और साथी को देता था। हम तो ये जंग अपना मजहबी अकीदे के मुताबिक मैं लड़ूंगा। ये कोई आसान बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं, लोग देखें बेचारे मर गए, हर गांव में लोग मरे हैं। ये छोटा सा गांव है मखदूम रशीद, हम तो ये यहाँ भर्ती का इलाका भी नहीं है। 2 नौजवान उनकी अपने हाथों से हम मैयतें आ गई वहाँ से अफ़गानिस्तान से, तो इधर तो वो बच्चे बल्कि 2 साथ बस्ती गिल 102 साथ 139 चक, यानी इसी मखदूम रशीद के इर्द गिर्द के इलाके के अंदर 13-14 नौजवान हम दफन कर चुके हैं जो शहीद हैं, जिनकी माएँ रोज़ाना वो कभी कभी पूछती हैं कि अफ़गानिस्तान की सरहद पे ये मर गया, उधर हिंदू हैं? मैंने कहा हाँ, हमारे लिए एक ही मुसलमान है जो पाकिस्तान के जर्नल है, बाकी मुसलमान जो उनको मार दें हमारे लिए जिंदाबाद। हम तो ये जनरल हमीद गुल साहब जलालाबाद में क्या करने गए थे? फौज ले जाके हार गई, फाती जलालाबाद थे। वो हमारे सारे मुफक्किर बन जाते हैं। सारे आपके मीडिया पे शाम को देखें, वो टाई शाही बदल के अपना कोई लेके आ जाता है ज़बरदस्त जो है वो टाई सूट बूट, यहाँ मफलर टंगा हुआ, पता लगता है कि ये तो इंडिया में वहाँ पे PW बन गया था। वही है, वो आकर के बैठे और वही वो जंग हार के भी फिर वो लोग
जो जिंदा कौमें होती हैं उन लोगों को जो हारी हुई फौज से आए उसको शामिल नहीं करते। 40 के करीब मैं गिन के बता सकता हूँ, हमारे मुल्क के अंदर 40 के करीब कू करने की कोशिश की गई। सिविलियन ने नहीं किए थे, सुन ले, किसने किए थे? मुझे पकड़ के बिठाए, मैं आपको एक एक बंदा दिखा देता हूँ। उन्होंने हर एक ने अपनी किताबें लिखी हैं। हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो अनपढ़ है। कहते हैं कौम जो है ये गधा है। कौम नहीं जानती, कौम जानती है। ये आपकी नौकरियां हैं। और आप जो लोग एंकर पर्सन बने बैठे हैं, हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान आधे से ज़्यादा उन एंकर्स ने किया हुआ है। शाम को आप आज की शाम को देखिएगा, सूट बूट जैकेट्स, बातें अंग्रेज़ी। जिस दिन किसी जनरल को अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ आ जाते हैं वो दानिश्वर है। वो भाई तुम्हारी अंग्रेज़ी के साथ कोई जंग जीती जा सकी है? जंग जीतने के लिए तो आपको वहाँ पे आपकी जो पूरा तरीके से जो बनाया जाता है नक्शा, उससे जंगें जी जा, ज़ेन को इस्तेमाल करके जंगें जीती जा सकती हैं। टाई हुई ये वो, शाम के सूट और गोल्फ खेलने से जंगें नहीं जीती जा सकती।